मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। आप सभी को वैसे पता है कि आज हम फिर से किस टॉपिक पे बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे एक लास्ट जो हमने एपिसोड्स किए हमारे एक्सपर्ट के साथ, उसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सो जो भी ऑडियंस हमें हर हफ्ते देखती है और हमारे जो ये टॉपिक्स हम लेके आते हैं जब उसे सराहती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हमारी जो ये छोटी सी एक कोशिश है उसको अगर हम थोड़ा और स्प्रेड करने की अगर आप सब हमारी मदद करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारी पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे आसपास जो कम्युनिटी में जो पेरेंट्स है, जो बच्चे, उन सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक छोटा सा योगदान सभी को देना है। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं उसे खुद तक सीमित ना रखते हुए उसे स्प्रेड करिए ताकि बाकी सारे पेरेंट्स भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए वेलकम करूंगी मेरे गेस्ट मिस भारती नायक का। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भारती को अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे गेस्ट रह चुके हैं पिछले 4 एपिसोड से और ये 5वां एपिसोड है जो भारती के साथ हम शूट करने जा रहे हैं। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि शब्द बहुत सुनने में बहुत अजीबो गरीब लगता है, लिखते हैं तब भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये जो शब्द है, एक शब्द, उसके पीछे कितनी सारी चीजें हैं, उस पे अगर हम बैठ के जब सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या आज तक हमने किया, क्या हमने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में। और ये इतना सा शब्द है, लेकिन अगर हम इस पे काम कर लेना तो हमारे जिंदगी के बहुत सारे ऐसे टारगेट्स है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है वो चीजें हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगी। तो चलिए बात करेंगे फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन के ही ऊपर, लेकिन आज थोड़ा अलग एस्पेक्ट से बात करेंगे जहां हमने प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो इतना डीप रूटेड है, उसके पीछे क्या चीजें हो सकती है, हमारी पेरेंटिंग किस तरह से उसे अफेक्ट करती है। और आगे अब बढ़ेंगे कि ये जो जर्नी है जहां हमने कई बार बात की कि पेरेंट्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बच्चों के साथ खड़े रहे इस जर्नी में, लेकिन पेरेंट्स अकेले जो हैं वो बच्चों के लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है क्योंकि इसमें एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के एजुकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं भारती के साथ। भारती हम सब के लिए बहुत बहुत स्पेशल एक्सपर्ट हैं। ये एनएलपी मास्टर ट्रेनर हैं और हम बहुत लकी हैं कि हमारे शहर में ये हमारे साथ हैं और इनकी गाइडेंस हमें और बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलती रहती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भारती तक जरूर पहुंच सकते हैं। भारती पिछले 18 से ज्यादा सालों से एचआर की जो फील्ड है उसमें अपना योगदान देती आ रही हैं। बहुत सारे हाई पोर्टफोलियो के जो लीडर्स हैं उनके साथ काम करती हैं और ये एक प्रोएक्टिविटी कोच भी है। तो आज प्रोएक्टिविटी पे बात करने की कोशिश करेंगे भारती आपके साथ। भारती, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब हम बच्चों की और पेरेंट्स की बात करते हैं और जब हम कुछ काम जब बच्चों को असाइन करते हैं तब इमीडिएटली कई बार क्या होता है कि हमें नहीं किया हुआ काम जो है तो वो बच्चों के लिए कई बार पेरेंट्स एक ओबीडियंस सेट करते हैं कि अभी के अभी उसको या तो खत्म कर दो। तो जब ये आप करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो? शुरुआत बहुत अच्छी की है हमने। ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जी। ओबीडियंस जो होता है वो हमारा एक्सपेक्टेशन है एंड वो कहीं ना कहीं फियर से जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी माने, जो भी हम बोले वो करे। दैट मीन्स एक अथॉरिटी है और हम सामने वाले को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने जो बोला वो करो। राइट। सो वहां पर एक पावर प्ले आ जाता है और हमेशा यही कोशिश होती है पेरेंट्स की टिपिकली कि ये पावर मेरे हाथ में रहना चाहिए, मैं जैसे बोलूँ वैसे होना चाहिए। वहाँ पे इम्प्लीकेशंस ये हो जाते हैं कि या तो बच्चा उस प्रेशर या उस फियर को बोलते ना सकम कर लेता है कि ठीक है अब ऐसे ही है जी, तो मान लेता है, बट वो जो ओबीडियंस होगा वो हमेशा फियर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो अपनी सोच बंद कर देता है कि चलो मुझे यहाँ सोचना ही नहीं है, जो बोला वो किया, वो करना है। अगर हमको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चॉइसेस से। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने उनको उनके साथ रह के कोई चीज सिखाई है जी, वहां पे फर्क पड़ जाता है। ऑब्वियसली वहां पे पावर हमको छोड़ना पड़ेगा,
वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम पेरेंट्स हैं तो हम एक अथॉरिटी फिगर हैं। अथॉरिटी हम उनके ऊपर थोप नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट आप किसी से मांग नहीं सकते हो, किसी से डिमांड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, वो अर्न किया जाता है, कमानी पड़ती है। सो जब एंड सेम चीज़ है, बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं और हम उनके पेरेंट्स हैं, तो वो नेचुरली या बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें नहीं हो सकती है। रिस्पेक्ट भी, ट्रस्ट भी, ये दोनों चीज़ें हमको कमानी पड़ती है हमारे बच्चों से। राइट। जब वो चीज़ आ जाती है तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप वो बोलते हैं ना एक चॉइसेस बना के वो चीज़ करना, वो अपने आप होने लगती है। बट इन सबका एक फंडामेंटल बोलते हैं ना एक बेस है जी। वो बेस है आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना। राइट। आज का जो ये सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, थोड़ा सा हुआ नहीं कि वो वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपका और आपके बच्चे के साथ अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, बच्चा सबसे पहले आपको आके सारी चीज़ें बताएगा। राइट। वो सारे सिचुएशन से जो वो चैलेंजेस हैं, डाउट्स हैं, फियर है, या वो उसको क्या चीज़ फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब आके आपको बताएगा। जब वो चीज़ आप अचीव कर लेते हो कि जब बच्चा आपको आके बताता है, दैट इज़ वेयर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अपने आप आता है। फिर आपको ओबीडियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। फिर आप उनको उस तरह से गाइड कर सकते हो। और वो अगर बेस आपने बना लिया एज पेरेंट्स, तो आप समझ लो आपने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। बिकॉज हम फ्यूचर जनरेशन को नर्चर कर रहे हैं। सो अगर हमारा नेशन, अगर हमारा कम्युनिटी, हमारा कल्चर, हमको उसको आगे बढ़ाना है, तो शुरुआत हमको यहाँ से करनी है। बहुत सही कहा आपने। और आई थिंक लगातार हम हमारे एपिसोड्स में ये कहते आ रहे हैं कि बच्चों का और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, वो जो बॉन्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सही कहा आपने कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, बल्कि हम हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी तैयार कर रहे हैं। और जब हम आज अपने आप को, अपने देश को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम नुक्स निकालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इसकी शुरुआत घर से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारती, आपसे जुड़ूंगी और मैं आपसे, मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, जब मैं बच्चों के साथ पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्शन की बात करती हूँ, और बच्चे जब किसी चीज को नहीं करते हैं या उसे डिले करने की कोशिश करते हैं, तो पेरेंट का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आपने भी बहुत बार अक्सर कहा है। अडल्ट्स जो हैं, मैं सिर्फ पेरेंट्स नहीं पर इवन एजुकेटर्स की बात करूंगी, वो ये जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे को वो प्रेशर ना फील हो या वो फोर्स फील ना हो, किस तरह से होना चाहिए भारती? इन सब के लिए एक ही वर्ड है पेरेंट्स के लिए, एंड दैट इज पेशेंस। राइट। जितना पेशेंस हम दिखाएंगे, जितने पेशेंटली हम उनके साथ डील करेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है पाथ। ऑब्वियसली पेरेंट्स, मैं जितना आज देखती हूँ, बिकॉज वो खुद अपने एक हसल से जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मैं देखती हूँ या तो दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं गैप आने लगती है। प्लस उनके खुद के चैलेंजेस होते हैं वर्क प्लेस के या फिर घर में, सब चीज़ें एडजस्टमेंट करना, सब चीज़ को साथ में लेके चलना। कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो बच्चे के साथ वो लूज होता जाता है। राइट। एंड उनको लगता है कि बस एक टास्क है, इसको ख़त्म करना है, जल्दी से कर लो ताकि मेरा एक टिक मार्क हो जाए। सो वहाँ पर बच्चों के साथ वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। पहले तो वो उन पे अपना रिएक्शन निकालते हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, वॉइस रेस करना। दूसरा होता है कंपैरिजन करते हैं। तुरंत उनके मुंह से निकल आता है कि शर्मा जी का लड़के, उसने ऐसे कर लिया, करेक्ट, आपने क्या किया। right. So, वहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो तो बच्चा और खुद को डी वैल्यू फील करने लगता है। उनको लगता है कि मैंने जो एफर्ट्स डाले उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। राइट। तीसरी चीज ये हो जाती है कि वो खुद ही करने बैठ जाते हैं कि छोड़ो, तुमसे तो नहीं होगा, मैं ही कर लेता हूँ, और वो टास्क को ले लिया। चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वो लेबल कर लेते हैं, तुम लेजी हो, तुम यूजलेस हो। सो जब हम इस तरह के लेबल्स
बच्चे को देते हैं तो वो क्योंकि एक स्पंज की तरह होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके जहन में बैठ जाती है। और क्योंकि हम पेरेंट्स उनके लिए एक अथॉरिटी फिगर है, और अगर किसी अथॉरिटी से कोई ऐसी चीज आती है तो बच्चे उनको बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट। और वो बहुत लंबे टाइम तक एज एन एडल्ट जब वो हो जाते हैं तो उनके साथ वो कैरी करते हैं। करेक्ट। सो और ये सारी चीजें स्टेम होती है अगर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। राइट। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने मेरे भी एक्सपीरियंस में किया वो है पेशेंस। जितना हम पेशेंस के साथ डील करते हैं वो अपने आप बच्चे करने लगते हैं। करेक्ट। छोटे होते हैं तब से वो आएंगे आपके पास बोलने के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उनको बोलना होता है। राइट। एंड फर्स्ट कांटेक्ट इज देयर पेरेंट्स। जब वो बोलते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करते हैं या रोक देते हैं या उनको चुप करा देते हैं तो वो धीरे धीरे वो अपने वापस शेल में चले जाते हैं। राइट। अगर पेशेंटली हम उनको सुनते हैं तो वो चीजें हमको पता चलेंगी जो उनकी लाइफ में हो रही है। राइट। और वो कोई नहीं बताएगा आपको टीचर्स नहीं बताएंगे, आपको उनके पीयर्स नहीं बताएंगे, नेबर्स नहीं बताएंगे, वो बच्चा खुद बताएगा। वो इन्फॉर्मेशन से आपको समझना है कि वो क्या सोचते हैं, उनके कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, और फिर हम उनको कोलैबोरेटिव अप्रोच है उनको गाइड कर सकते हैं। राइट। और जब हम गाइड करते हैं ऑब्वियसली आपको और पता चलेगा आपके बच्चे के बारे में कि कहाँ कहाँ पे उनको वो गैप्स आ रही हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, क्या चीज़ नहीं है। तब हम उनको वो फिल करने के लिए उनको और सपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। अदरवाइज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इम्पेशेंट होके एक बोलते ना कंट्रोल ले लिया तो फिर तो वो सिर्फ करता ही रहेगा और आप ही दिमाग लगा के। और आई थिंक जब हम बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो घर पर अगर उसके पास पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसे जिस तरह से उसको चाहिए फीडबैक वो नहीं मिल रहा है और इम्पेशेंट होके डील करे, जैसे आप कह रहे हैं, या फिर लेबल कर देते हैं कि तुमने नहीं किया या तुमसे हो नहीं रहा है, और उनकी कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके साथ जब वहां से वो चीज बच्चे को नहीं मिलती है तो वो फिर आई थिंक कहीं और ढूंढता है। तो दूसरा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनके टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। और उनकी तो क्या ही बात करूं मैं अभी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि आजकल टीचर्स के पास भी अपने स्टूडेंट्स के लिए समय नहीं है। ऐसा नहीं कि वो निकालना नहीं चाहती हैं, बट कहीं बहुत सारी स्कूल एक्टिविटीज में उन्हें एंगेज्ड रखा जाता है। और आजकल पता नहीं ये क्या ही सिलसिला है कि एक चीज खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू हो जाती है, और उनके पास अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करने का जो समय पहले एक बार जो टीचर्स को क्लास में मिलता था, शायद मुझे आजकल बहुत कम मिल रहा हो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे स्टूडेंट्स आके कंप्लेन करते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो एंड ऑफ द डे फील करते हैं कि वो जो एक समय है बॉन्डिंग का वो अपने बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है। और ये सबके अंदर ये जो पूरा चक्रव्यूह है उसमें जो सबसे ज्यादा पिसता है वो है बच्चा, और ये हम पेरेंट्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे भारती ने कहा कि एक वो टू डू लिस्ट है जहां हम सिर्फ टिक कर देते हैं, अच्छा आज का ये टारगेट था, ये खत्म हो गया, बट उसको हम एज अ चोर ना लेते हुए, लास्ट टाइम जो उन्होंने कहा वो मुझे आज भी मुझे याद है कि ये एक जर्नी है, जो प्रोसेस है उसे हमें एंजॉय करना, और वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि प्रोडक्ट क्या दिखाई दे रहा है। और ये चीज हम सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम एजुकेटर्स हैं, या चाहे हम किसी भी तरह से किसी भी बच्चे के साथ अगर हम काम कर रहे हैं या उसके आसपास में हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारती, आगे बढ़ना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मैं एजुकेटर्स और पेरेंट्स की बात करती हूँ तो ऐसी प्रैक्टिकल कौन सी तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है प्रैक्टिकल वेज अगर मैं उसकी बात करूं कि जहां हम बच्चों को सोचने पे उनकी जो डिसीजन पावर है, उनका जो ओनरशिप पावर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि वो खुद अपना किए हुए काम का ओनरशिप भी ले और कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें। ऐसे कौन से तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मेजर जो तरीके हैं जहाँ पे हमारा डिसीजन पावर बढ़ता है जी, वो है चॉइसेस क्रिएट करना। राइट। अब बिकॉज बच्चा अपने लेवल का थिंकिंग लेके आता है, सो ऑब्वियसली उनकी चॉइसेस उसी तरह के होते हैं। और कई बार चॉइसेस बहुत बोलते हैं ना, एक वियर्ड चॉइसेस होती है, अनोखी होती है, जो हम एडल्ट शायद वो चीज़ सोच नहीं सकते।
अब ऐसे में अगर हम पेरेंट्स बोलते हैं अरे ये क्या तुमने बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी नज़रों से, हमारे अंदर जो इतना एक्सपीरियंस भरा है, तो हम हमारी दुनिया से वो चीज़ देख रहे हैं, जबकि उनकी दुनिया बहुत अलग है, राइट, उनके एक्सपीरियंसेस अलग है, वो एक्सपोजर उनके लिए अलग है। ऑब्वियसली वो उनकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है। आज हमारे एडल्ट्स, हम लोग के इमेजिनेशन पावर इतनी नहीं है, सो उनके ऑब्वियसली चॉइसेस अलग होती है। इंस्टेड ऑफ उनको क्वेश्चन करें कि तुमने ये क्या चॉइस लेके आए हो, ये अगर क्यूरोसिटी आ जाए पेरेंट्स के अंदर में कि अच्छा ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे भी हो सकता है जी, अच्छा ये भी तरीका है। सो जब वो क्यूरोसिटी आता है तो बच्चे को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है कि ओके ये चॉइस गलत नहीं है, ये चॉइस को हटाया नहीं है, उसको एटलीस्ट कंसीडर तो किया है कि एक चॉइस है। राइट, सो जहाँ चॉइसेस जब हम टेबल पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे का थिंकिंग पावर, उसको एक नर्चरेंस मिलता है। जैसे आपने वो चॉइसेस को एक्सेप्ट किया, फिर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये चॉइसेस हैं, तो अगर ये किया तो क्या रिजल्ट आ सकता है, तुम बताओ। राइट, तो वो हर चॉइस का बताएगा, और जब वो बताता है तो बोले उससे आपको क्या मिलेगा। जैसे जैसे आप उनको प्रोब करोगे, सो आपने पेरेंट तो हो, पर आप पेरेंटिंग वाला हैट हटा के आपने कोच वाला हैट पहन लिया कि और क्या कर सकते हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चे का थिंकिंग आप उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो जहाँ पे वो सोचते हैं। करेक्ट। जैसे ही आपने ये सब करना शुरू किया, ऑब्वियसली ये सबको टाइम लगता है। एक बार इंटरेक्शन में हुआ, 2 बार हुआ, फिर उसको आदत पड़ जाएगी, फिर वो अपने आप से बताएगा कि ये वाले चॉइसेस मुझे लग रहा है और इसके ये रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसका ये वाला हो सकता है जी, मैं सोच रहा हूँ ये वाला सही रहेगा, आप बताइए। करेक्ट। यहाँ पे एक बहुत मैच्योर वाला इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों के साथ। राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ रही है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रहा है, बिकॉज बच्चा खुद समझने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहा है। सो वहाँ पे आपने उसको एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी सिखा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग बता रहे हो, और साथ में एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे रहे हो। करेक्ट। ये वाले जो इंटरेक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली शुरुआत कहीं ना कहीं होगी जहाँ पे आप उनको गाइडेंस भी दे रहे हो। इतनी आसानी से बच्चे खुलते नहीं हैं, राइट, उनको इतना जल्दी समझ नहीं आता है, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि अच्छा पहला स्टेप क्या हो सकता है, अच्छा इसका ये रिजल्ट आ सकता है क्या। वहाँ से ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और आई थिंक जहाँ आपने कहा कि अब जैसे कि हमारा एपिसोड ने देखा किसी पेरेंट ने, और एकदम से उन्हें ऐसा फील हुआ कि नहीं चलिए मुझे भी इस तरह से ही एक रोल प्ले करना है अपने बच्चे की जिंदगी में, और उसका जो काम है अगर वो कुछ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो आप सब ध्यान रखें कि तुरंत आपका बच्चा पॉजिटिवली आपको रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह का आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा वो पिक्चर सामने आ जाएगा। डेफिनेटली उन्हें थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि भी ये एकदम से मम्मी या पापा को क्या हुआ है, मतलब ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, अच्छा या तो ये मेरा सजेशन ले रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हार मत मान जाइएगा एक बार ट्राई करके कि अरे हमने तो ट्राई किया पर हमारा बच्चा जो है वो शायद नहीं चाहता है कि हम उसे कुछ बताएं, समझाएं या कुछ राह दिखाएं। ऐसा नहीं है, बट क्योंकि इतना समय लगा है उसको ये सोच बनाने में, तो ये नई सोच को जब अगर आप ला रहे हैं, उसमें चेंज लाने की कोशिश करें, तो आई थिंक उस पर भी उसका ट्रस्ट डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। तो पेशेंस, जैसे भारती ने पहले कहा कि रखना है हर चीज में, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं, हर चीज में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारती, आगे बढ़ना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जब मैं बात करती हूँ गलतियों की, कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हम सब करते हैं, हम बड़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बट हमें बच्चों में ज्यादा दिख जाती है और हम उनके करेक्शन के ऊपर टूट पड़ते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसा करना था। करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ना देखते हुए उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी का अगर हम एक रास्ता दें, तो वो किस तरह से काम करेगा भारती? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड मुझे याद है जब ऐसा कुछ हुआ था मेरी छोटी बेटी के साथ। सो बिकॉज मैं इस प्रोफेशन में हूँ और ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स में लेती हूँ जहाँ पे फीडबैक का बारी आता है, या फिर कैसे हम लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो वही सेम चीज़ मैंने भी कोशिश की थी। सो उस ऑब्वियसली उससे कोई गलती हुई थी, और
क्या होता है ना, कई बार बच्चा सेंसिटिव होता है, Right. उसको पता होता है गलती हुई है, राइट। उसको वो चीज का बुरा भी लगता है, और साथ में उसको एक कहीं ना कहीं गिल्ट भी होता है और डर भी रहता है। गिल्ट इस बात का कि अरे नुकसान हो गया, नहीं होना चाहिए था। डर ये लगता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी या कोई पनिशमेंट पड़ेगी, करेक्ट। या फिर पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या मुझे आगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। सो वो जो मिस्टेक है वो उनके लिए एक ना माइलस्टोन जैसा बन जाता है कि अरे Right. अब तो गए, ये मिस्टेक हो गई है। करेक्ट। सो ऐसा कुछ मेरी डॉटर के साथ भी हुआ था। जी। अब क्योंकि बरसों से ये मैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ, जैसे हम प्लांट को पानी देते हैं, टाइम टाइम पे उनके सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यूसली नर्चर करती हूँ। सो उसने एक बहुत प्यारा सा चिट लिखा, आई एम सॉरी, इट इज़ अ मिस्टेक एंड आई लव यू अ लॉट। और जब इतना चिट रखा उसने और मैंने आके देखा, सो पहला बच्चे को मालूम है कि गलती हुई है। राइट। सो एज पेरेंट्स हमको उसको फिर से बोलते ना, एक इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको पता है। अगर हमने इम्पोज किया तो उनको लगेगा कि अरे बहुत बड़ी बात कर ली हमने, और ये तो मतलब पेरेंट्स ही इम्पोज इतना सारा कर रहे हैं जो चीज़ मुझे पहले से पता है। राइट। सो उनको ना उसका बर्डन फील होने लगता है, राइट, क्योंकि आप इम्पोज कर रहे हैं। दूसरा, उसने कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, आई एम सॉरी फॉर दिस, एंड लास्ट था आई लव यू। नाउ ये शब्द जो है, ये 3 शब्द जो है, अगर आप सोचो कि एक बच्चा क्यों लिख रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या था लिखने के पीछे। राइट। क्या वो भी वो रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अपना प्यार दिखा रहा है कि मैं प्यार तो करता हूँ पर गलती हो गई है मेरे से? सो अगर हम उसको फोकस करके हम देखें कि ये मिस्टेक हुई है, सो मैंने जब वो आई वापस, तो मैं आई वॉज एब्सोल्युटली ओके। ऑब्वियसली उसको ऐसा था कि मम्मी का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। जैसे आपने बोला ना कि बच्चों को भी थोड़ा टाइम लगता है अगर कोई चेंज आता है पेरेंट्स के बिहेवियर में। जैसे मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में जब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो पहली बार तो आके मुझे पूछा कि पापा ठीक है ना, कोई कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि उनके लिए शॉक है बिल्कुल, कि सडनली ये पेरेंट एकदम से बिहेवियर चेंज कैसे है, सडनली मेरे को सुनने क्यों लगे हैं। सही बात है। सो जब ये वापस आई, सो वो मुझे ऐसे बोली कि मम्मी ये तो गलती हो गई। मैंने कहा हाँ। और उस टाइम पे अगर हम मोनोलॉग एंड बोलते ना नो रिएक्शन, बट सिर्फ उनको सुने, वो अपने आप वहाँ से चीज़ आ सकती है। क्योंकि मिस्टेक्स जो होती हैं वो डेटा है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है। हमको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को समझना है कि ये आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं करनी है। जो नहीं करनी है उसको छोड़ देना है। सो जब इसने मुझे बताया कि ये गलती हुई है, मैंने कहा हाँ। बोले दोबारा नहीं होगी, ऐसा मुझे पता है। तो मैंने कहा कि अब ये जो सिचुएशन हुआ, अगर हम उसको सपोज रिवाइंड कर, अगर ऐसा हमारे पास टाइम मशीन होता और अगर हम उसको रिवाइंड करते, तो ऐसी क्या चीज़ है जो तुम अलग कर सकती या वहाँ पे करती। कम से कम 4 या 5 रिस्पॉन्सेज उसने दे दिए मुझे कि मैं शायद इसको टाइमली देख लेती, शायद मैं थोड़ी अलर्ट रहती, शायद मैंने इसको एक गेज कर लिया होता कि इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, एंड शायद मैं अपने आप में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती कि अरे मम्मी ने ये दिया है तो शायद मुझे इसको लेना है। शायद मैंने उसको एक केयरलेस या बोलते ना टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा कुछ मैंने देख लिया। जब बच्चा खुद ये रिस्पॉन्सेस दे रहा है, एज पेरेंट्स हमको उसको और बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही उस स्टेज में है जहाँ पे उसको रिफ्लेक्शन आ रहा है। हमने उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं कि ये सिचुएशन में आपसे क्या हुआ। ऐसा कुछ मैंने देख लिया। जब बच्चा खुद ये रिस्पॉन्सेस दे रहा है, एज पेरेंट्स हमको उसको और बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही उस स्टेज में है जहाँ पे उसको रिफ्लेक्शन आ रहा है। हमने उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं कि ये सिचुएशन में आपसे क्या हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ओके, सो अगर इसको हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमने पहले उसको पास्ट में रिफ्लेक्ट किया, अब हम उसको प्रेजेंट में ले आए, ठीक है ये हुआ है,
अब हम उसको फ्यूचर में ले जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन आता है जी, तो आप कैसे हैंडल कैसे है, राइट, वो लर्निंग जो वो खुद बताते हैं वो उनकी थिंकिंग से आया है, राइट, हमने उनको नहीं सिखाया, हमने उनको इम्पोज नहीं किया, राइट, और जितना सामने वाला मतलब जितना बच्चे की वहां से सोल्यूशन आता है वो उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत इजी है। अगर हम बोलेंगे कि ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम ये करना, सोल्यूशन हमारे माइंडसेट से आया, राइट, ना कि उनके वहां से आया। जितना सोल्यूशन सामने से आता है उनको मालूम है कि वो कौन से कॉर्नर से उसको सोच समझ के बता रहे हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है। और फिर आता है रीअश्योरेंस कि ठीक है, आपको पता है, आपके लेसन से आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, राइट, सो आई एम फाइन विद इट। तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, हम गुस्सा क्यों करते हैं? नुकसान हुआ है, हाँ पता है। गुस्सा क्यों करते हैं? कि वो जो चीज होनी चाहिए थी हमारे तरीके से वो नहीं हुई है। जरूरी नहीं है सब हो जाए। आप कब तक कोई चीजें कंट्रोल करोगे? करेक्ट, कंट्रोल आप अपने आप को कर सकते हो, वो भी कोशिश कर सकते हो, जी, सीख सकते हो, जी, बच्चों को तो नहीं कर सकते हो। सो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर गुस्सा करके क्या करूं, क्या फायदा, राइट। सो आप बच्चे को वो भी सिखा रहे हो कि कैसे सिचुएशन में कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे पेशेंस के साथ रहना है, कहाँ पे हमको एक ब्रॉड थिंकिंग रखनी है। तो अपने आप उसको समझ में आ गया तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीख के आगे बढ़ने की जरूरत है। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट भारती जो ये प्रोसेस में हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि गलती फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, सिचुएशंस आएंगी जहां हम अक्सर हमेशा सही करें, वो ज़रूरी नहीं। कभी वहाँ गलती अगर ऐसी होती भी है तो यहाँ से जो सीखा हुआ हमने लेसन सीखा है, आई थिंक वो जो है वो बहुत लंबा जाएगा। और जैसा आपने कहा कि अगर वो बच्चे से आ रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चे के जहन में रह रहा है रादर देन पेरेंट का कहना, क्योंकि अगर पेरेंट का कहा हुआ अभी नहीं हो रहा तो शायद तब भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत राइटली आपने कहा कि जहाँ तक हो सके हम बच्चे से पूछने की कोशिश करें और उन्हीं से सॉल्यूशन मांगे तो वो ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। भारती, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन जब मैं एज एन एंकर नहीं बट एज अ पेरेंट जब मैं सोचती हूँ, जब आप ये सब आप ये सब बातें जब कर रही हैं, तब आज की दुनिया में हम पेरेंट्स ही इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बच्चे को दिशा दिखाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें खुद को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर हमारे ही इतना सब कुछ चल रहा है, इतने सारा क्लटर हो चुका है, मतलब उसको क्लियर नहीं करते हैं और उसमें और ज़्यादा भरते रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में या ऐसी मेंटल हेल्थ के साथ अगर हम सोचें कि हम हमारे बच्चे के लिए कुछ करना करेंगे ज़रूर, लेकिन शायद 100% जिस तरह से आप जिस पेशेंस की बात कर रहे हैं शायद वो लाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को समझना है और अपने इमोशंस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने बच्चों की मदद कर पाएंगे। और अगर आप भी ऐसे पेरेंट हैं जो कहीं स्टक हो चुके हैं तो ऐसे पेरेंट्स के साथ भी भारती काम करती हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम सब एक ही स्ट्रीम के पढ़े हैं और हमें सब चीज़ों का नॉलेज हो वो ज़रूरी नहीं है, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी से मदद लेने में छोटा बड़ा तो कोई हो नहीं जाएगा, अपना ही फ़ायदा है और हमारा फ़ायदा है तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का फ़ायदा रहेगा। भारती, आगे बढ़ूंगी और एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम ये सब चीज़ें तो अब हमने प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात किया, हमने काफ़ी सारी बातें की, और जैसे अब आपने लास्ट में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बातें करी। एज अ पेरेंट, एज एन अडल्ट, एज एन एजुकेटर, हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि मेरे बच्चे के जो एक्शंस हैं वो मतलब वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, और आगे चल के वो जो एक प्रेशर है उसको किसी चीज़ को करने का वो उसके सामने अब नहीं रहेगा, बट वो ज़्यादा उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ओनरशिप लेके काम करेगा। किस तरह से आइडेंटिफाई करें वो? जी, अगर आपका बच्चा जैसे आपको बोलना पड़ रहा है जी, दैट मीन्स अभी तक वो स्टेज नहीं आया है। ओके। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा काम किया नहीं कि उठ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरा करना, वहां से वो तीसरी चीज ले रहा है, तीसरी से चौथी ले रहा है, दैट मीन्स अभी तक वो स्टेज नहीं आया है।
तीसरा है, अगर आप कोई चीज पूछ रहे हो सो उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा एग्रेशन है, ओके थोड़ा सा रिएक्शन वाला रिस्पॉन्स है, जैसे मुझे नहीं बात करनी है, क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या करना है, मेरी पढ़ाई है, मतलब एक अवॉइडेंस वाले स्टेज पे है। अच्छा, तो दैट मीन्स अभी तक वो एनवायरनमेंट नहीं डेवलप हुआ है। जी। ओके ओके अगर आपका बच्चा खुद इनिशिएटिव लेता है, अगर आपका बच्चा किताब लेकर इवन 5 मिनट्स बैठ के अगर कोई चीज समझ रहा है, जी, या आपके पास कोई पेपर लेके आ रहा है, कोई जैसे असाइनमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन है और आपसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या ये क्या लिखा है, या यहाँ पे आपको साइन करना है, अगर ऐसे आपको कोई भी बिहेवियर दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे वो खुद अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। राइट। अगर कोई क्रिएटिव पार्ट को वो उठाता है, जहाँ पे वो चीज क्रिएट कर रहा है, जो शायद पढ़ाई के सिलेबस में नहीं है, राइट। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ये चीज़ वेस्ट लगती है कि ये वेस्टेड एक्टिविटी है, उनको लगता है अरे पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहे हो। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, मुझे लगता है कि नंबर 1 वो बच्चा क्रिएट कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ नहीं रहा है, कोई चीज़ बना रहा है। नंबर 2, अगर वो यहाँ का अगर प्रेशर है तो देयर इज अ वेंट आउट, वो कुछ बना के अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में लेके आने की कोशिश कर रहा है। राइट। थर्ड, वो खुद इनिशिएटिव लेके खुद ही सब कर रहा है, आपने उसको नहीं कहा, करेक्ट, आपने उसको नहीं बोला करने के लिए, या करेक्ट, कोई टास्क नहीं है उसके लिए जी, ये उसके लिए खुद का एक प्रोसेस है, एक लर्निंग है जो मुझे इस तरह से करना है। सो मैं इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ और मैं उसको एनकरेज करती हूँ, राइट, कि आप इसको कंटिन्यू करो। एज अ पेरेंट मैं उनसे फिर एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप ये कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसके बाद आपको ये वाला टास्क करना है और कितनी देर तक आप ये कर रहे हो। सो वो पॉजिटिविटी में हम उनको जब गाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटा और मैं इसको I'll do, राइट, पर फिर मुझे पता है कि मुझे ये भी करना है, बट यहाँ से जब मुझे एक गुड फील फैक्टर आएगा, वही इमोशन मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, राइट, और फिर मैं जब ये काम उठाऊंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, अच्छा लगता है कि Right. वही मोमेंटम में मैंने ये कर लिया। राइट, राइट, ये कुछ बिहेवियर्स हैं जहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये Right. अपने आप कर रहे हैं। मुझे याद है मेरी छोटी बेटी, ऑब्वियसली रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि बुक्स पढ़ा करो, कहीं ना कहीं वो छूट गई हैं, हमको तो कोई भी नहीं देखा उन्होंने किताब पढ़ते हुए, बिल्कुल, तो वो कैसे सीखेंगे। और ऑब्वियसली ये एक तरह का एक अपने आप में चैलेंज है एडल्ट्स के लिए। सो मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया। मैंने मेरी छोटी बेटी को बोला मुझे ना रीडिंग वाला हैबिट चाहिए, मैं पढ़ती हूँ बट इतना रेगुलर जैसा मुझे चाहिए वैसे नहीं है। तो बोले ठीक है मुझे भी रीडिंग करना है। अब वो तो उसने खुद बोला, एंड देन शी सेड एक काम करते हम रीडिंग चैलेंज करते, हर चीज़ को वो गेमीफाई कर देती है। तो बोले आप अपने चॉइस की एक बुक लो जो आपको पढ़नी है, मैं अपनी बुक लेती हूँ, एक चैप्टर पढ़ेंगे और फिर हम शेयर करेंगे। ओके, और रोज नहीं हो पाया तो एटलीस्ट 2 दिन में तो कर लेंगे। उसने शुरू किया, उसकी किताब पहले खत्म हो गई। ओके, मेरी किताब ऑब्वियसली वो धीरे धीरे खत्म हुई क्योंकि मैं साथ में नोट्स लिखती हूँ, बट वहां से जो हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ कि वो ऑथर ने ये लिखा, चैप्टर में ये स्टोरी थी, उसका जो उनके रिफ्लेक्शन, जो मीनिंग निकाल के मुझे बताया, इट वाज अमेजिंग। और वहाँ से उसको भी आदत पड़ने लगी बुक्स रीड करने की। सो कहीं भी जाते हैं तो वो बोले एक बुक ले लेते हैं, और ऑब्वियसली मेरा भी हो गया। सो ये था एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो मैंने और मेरी बेटी ने हमने साथ में शुरू किया, राइट, और वही फिर रिलेशन को हमने आगे कंटिन्यू किया हर एक चीज़ों में। सो जितना हम उनके साथ बैठते हैं, शायद उनकी दुनिया में एंटर करके उनको समझने की कोशिश करते हैं, उतना हमारे लिए चीज़ ईजी हो जाती है, राइट, उनके हैंडल करना। राइट, बहुत सही कहा भारती। और आप पेरेंट्स ने, आई थिंक भारती ने बहुत क्लियर कट आपको इंडिकेशंस भी दिए हैं कि जहाँ पर आप खुद पहचान पाएं कि क्या आपके बच्चे में चेंज आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसके भी बिहेवियर्स क्या हैं वो भी आपको बताया है। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि
अभी का जो यूथ है ना वो ज़्यादातर दिशाहीन है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हम देखते हैं आसपास, शायद उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। और जब हम पेरेंट्स भी अपने अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं। और जैसे भारती ने भी कहा और पहले भी एपिसोड्स में उन्होंने कहते आए हैं कि समय निकालना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और तभी आप जैसे उन्होंने कहा कि आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आप काम कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझ में कम है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप में कम है, लेकिन अगर हम मिलकर एक दूसरे की कमियों को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये कम है बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और जब हम मदद अपने बच्चों से मांगते हैं ना तो बच्चे मुझे पता है, क्योंकि हम चाहे पेरेंट्स कितना भी गुस्सा कर ले बट एंड ऑफ द डे जब हम ये कहते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ओ मैं अपने पेरेंट को कुछ हेल्प कर पाऊंगा, तुरंत सब कुछ भूल के वहाँ पर हमारे लिए वो मौजूद होते हैं। और वो फीलिंग आई थिंक बहुत अच्छी है। बट सिर्फ ये है कि हमें, जैसे उन्होंने कहा भारती ने, कि गुस्सा और अथॉरिटेटिव बनकर नहीं बट एक अलग तरीके से प्यार के अप्रोच से मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ। इस अप्रोच से अगर आप करेंगे तो आई थिंक चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए हैं। थोड़े शॉकिंग रहेंगे जैसे हम दोनों ने बात की वैसे, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि दोनों ही खुश रहेंगे और जिस प्रोजेक्ट पे आप मिलके काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल डेफिनेटली बन जाएगा। भारती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। ये सीरीज़ के एंड में अभी हालांकि एक और हमारा एपिसोड है भारती के साथ, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। आई एम श्योर जो ऑडियंस है उन्होंने भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया होगा और आगे भी इसको अपनी लाइफ में आप चलाते रहिए। बस ये एपिसोड तक सीमित ना रहें, आपको उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इसको इनकलकेट करना है। ऐसी जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो भारती, थैंक यू वंस अगेन। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा ये वीडियो को शेयर करना है। आपने लाइक तो कर ही लिया होगा क्योंकि अब हमारी एक जो हमारे मेंबर्स जो जुड़ गए हमारे चैनल के साथ, उन्हें हमारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं और वो हमारी बातचीत होती रहती है। पर अभी भी नीचे कमेंट सेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ ज़रूर बेझिझक होकर लिखिए ताकि हम हमारे एक्सपर्ट से वो प्रश्न भी पूछ सकें आने वाले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें। नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष में इस बार जो भी लिस्ट बनाएंगे ना वो सारी हमें पूरी करनी है, टिक 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 टिक, एज अ चोर नहीं बट एंजॉय करके करना है उस प्रोसेस को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।